संधान ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, मैं रामशंकर पुजारी संधान की इस व्याख्यान माला में आप सभी विद्यार्थियों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। समय समय पर संधान में अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग विद्वानों को लेकर हम आपके सामने आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जो विद्वान जिस विषय को लेकर आता है उस विषय के साथ पूरा न्याय करता है, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। आज इसी व्याख्यान माला के अंतर्गत हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के संभवतः सबसे चर्चित और सबसे विवादास्पद भी ऐसे एक युग प्रवर्तक भी जिनको कह सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें साहित्यिक, सामाजिक उनके साथ जुड़ी रहीं, ऐसे एक विशिष्ट प्रतिभा के धनी रचनाकार को लेकर हम आपके सामने आए हैं। अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है और उन पर बोलना भी अपने आप में एक अलग अनुभव हो सकता है। इस विषय पर आज मेरे साथ अज्ञेय के उपन्यासों पर विशेष रूप से बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी। आप एचके कॉलेज से संबंधित रखते हैं, अध्यक्ष रहे वहाँ हिंदी विभाग के। अज्ञेय के उपन्यासों पर सर बात शुरू करें इसके पहले मैं थोड़ा सा अज्ञेय के बारे में आपको बताऊं कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, ये सब चल रहा था और उसी समय एक विद्रोही या एक ऐसा कहें कि बनी बनाई परिपाटी पर न चलने वाला और ऐसा व्यक्तित्व जिसने खुद अपना रास्ता बनाया और लोगों को भी उन्होंने प्रेरित किया, आकर्षित किया, मजबूर किया। लोग इस व्यक्ति के नीचे आए, इस व्यक्ति के साथ आए और एक नया मार्ग, और उसे प्रयोगवाद हिंदी में कविता के क्षेत्र में कहा गया। अज्ञेय की मुख्य पहचान एक कवि के रूप में ही है, लेकिन दूसरी जो उनका कथाकार रूप है वह भी कुछ कम नहीं है। सभी क्षेत्रों में एक नई क्रांति, एक नया विचार, एक नई चीज़ जो है साहित्य के सामने उन्होंने रखी। जब हम कवि के रूप में देखते हैं तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। नई कविता का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अज्ञेय की देन है। असाध्य वीणा जैसी लंबी कविता भी वो देते हैं जो आज तक अनेक अर्थों से अनेक लोग जो हैं उस पर नए नए दृष्टिकोण से उसके रहस्य को खोलने में आज भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। छोटी छोटी कविताओं की तो बात ही अलग है। सृजन प्रक्रिया के कवि हैं। कथाकार के रूप में उनकी कहानियों को अगर देखते हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है, एक नया आधुनिक बोध हमें दिखाई देता है। उपन्यासकार के रूप में जब उनके देखते हैं तो पूरी दुनिया ही अलग है। भले ही 3 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, लेकिन जब हम इन उपन्यासों से गुजरते हैं तो एक नया लोक, एक नई चीज़, दंग रह जाते हैं कि अभी तक उपन्यास के क्षेत्र में गोदान जो है एक माइलस्टोन बना हुआ था, बस उससे अच्छे उपन्यास की कल्पना ही नहीं हो सकती थी। लेकिन अज्ञेय जब ये उपन्यास लेकर आते हैं तो उपन्यासों की दुनिया में भी एक नई सोच, लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। भले ही विवाद होते रहे हों, लेकिन इनकी महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज सर हैं, आप जो हैं अज्ञेय के अधिकारी हैं। अज्ञेय पर बोलने पर आप उनके उपन्यासों का आपने विशेष अध्ययन किया है, आप उन पर प्रकाश डालेंगे। तो अज्ञेय के इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि अज्ञेय के व्यक्तित्व, कृतित्व के साथ ही उनके उपन्यासों की जो बात आपको करनी है
आज का हमारा विषय है, उनके उपन्यास विशेषों पर बात करनी है। शेखर एक जीवनी पर आप बात करेंगे, नदी के द्वीप पर बात करेंगे, अपने अपने अजनबी पर बात करेंगे। जो भी आपको विशेष बात हमारे विद्यार्थियों को देना है आप सर, ये अज्ञे ऐसे रचनाकार हैं जो हर यूनिवर्सिटी में किसी न किसी रूप में पढ़े और पढ़ाए जाते हैं, चाहे कवि के रूप में हों, उपन्यास हों, कहानियाँ हों, हर जगह अज्ञे रहते हैं। तो थोड़ा हमारे विद्यार्थियों को अज्ञे जो एक जटिल कवि भी माने जाते हैं, हम लोग भी जिन्हें पढ़ने में थोड़ा सा संकोच अनुभव करते हैं, तो आप जो है उसको हमारे विद्यार्थियों के लिए जो है थोड़ा सा सरल बनाएं और उनके उन उपन्यासों पर विशेष बात करें। आदरणीय गुप्ता जी। नमस्कार। मेरे साथ इस गोष्ठी में बैठे हुए हैं डॉक्टर रामशंकर पुजारी, जो वीरमगाम कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। आपने अज्ञे का जो परिचय दिया, संक्षेप में कई महत्वपूर्ण बातों की ओर संकेत कर दिया है जी। जैसा कि आपने भी कहा कि अज्ञे हिंदी साहित्य के एक सर्वोच्च शिखर के समान अपने समकालीनों में स्वीकार किए जाते हैं। बिल्कुल। अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ और निधन 1987 में। आप लोग जानते हैं कि 1911 के इस जन्म शताब्दी के वर्ष को लोगों ने अज्ञे की नई दृष्टि से समीक्षा करने, अज्ञे का पुनर्मूल्यांकन करने के रूप में देखा था। पूरे देश भर में अनेक गोष्ठियाँ और अनेक परिसंवादों के द्वारा अज्ञे पर नए सिरे से विचार इस जन्मशती के वर्ष में किया गया। उसको मुश्किल से 1.5-2 साल का समय हुआ है। आप जानते हैं कि छायावाद के बाद छायावादोत्तर रचनाकारों में अज्ञे का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही सबसे ज़्यादा विवाद के विषय रहे। विवादों से घिरे रहने के बावजूद हमेशा अज्ञे चर्चा के केंद्र में रहे। और बड़े मज़े की बात तो यह है कि उनके समर्थक ही नहीं, उनके विरोधी भी अज्ञे का स्वीकार करते हैं और कहीं न कहीं अज्ञे उनको भीतर तक प्रभावित करते हैं। पुजारी जी ने साफ साफ कहा कि अज्ञे प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक के रूप में एक बहुत बड़ी प्रतिभा लेकर सामने आए। 4 तार सप्तकों का सफल रूप से संपादन किया और हर सप्तक में 7 नए कवियों को उन्होंने देश के सामने, साहित्यकारों के सामने लाने की कोशिश की। कथा साहित्य में वे मनोविज्ञान के पक्षधर बनकर आए और साथ ही साथ आधुनिकता का जो आवाहन है, आधुनिकता का जो कंसेप्ट है, वो हिंदी साहित्य में ही नहीं, भारतीय साहित्य में जो लोग लाए उनमें अज्ञे का अपना एक अलग स्थान है। अज्ञे में एक तरफ पाश्चात्य प्रभाव है तो दूसरी तरफ भारतीय चेतना की गूंज भी साफ सुनाई देती है। यदि मैं कहूँ कि अज्ञे का व्यक्तित्व प्रसाद जी की भांति बहुमुखी है और निराला की तरह संघर्षशील और विद्रोही है, इसीलिए कुछ लोग इन्हें प्रसाद और निराला के बाद की एक मजबूत कड़ी के रूप में देखते हैं। मित्रों, अज्ञे मूलतः कवि हैं। कविता उनकी साहित्य रचना का प्रमुख केंद्र रहा और 1927 से कविता लिखना उन्होंने 1927 से शुरू किया। 1927 से मृत्यु पर्यंत वे कविता बराबर लिखते रहे। कहानी लेखन 1960 और 62 के बीच लगभग थम सा गया। उन्होंने कोई विशेष कहानी नहीं लिखी। 3 उपन्यास उन्होंने एक के बाद एक दिए, लगभग एक दशक के अंतराल के बाद। सबसे पहला उपन्यास शेखर एक जीवनी, दूसरा नदी के द्वीप और तीसरा अपने अपने अजनबी। ये पहले 2 बड़े उपन्यास हैं और तीसरा अपने अपने अजनबी लघु उपन्यास होते हुए भी एक दार्शनिक भूमिका की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास सिद्ध हुआ। इन तीनों ही उपन्यासों में हम देखते हैं कि अज्ञे जी ने आधुनिकता के अनेक आयामों को प्रस्तुत किया, देश विदेश के दर्शनों को उसके साथ जोड़ा, अभिव्यक्ति की नई नई शैलियों की खोज की
और भाषा का एक नया सृजनात्मक मुहावरा उन्होंने प्रस्तुत किया और इस प्रकार उपन्यास में उन्होंने एक नई संभावना के द्वार खोले, इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास को खास तो नई दिशा देने में अज्ञे की भूमिका बहुत बड़ी है। एक नया शिल्प, एक नई भाषा लेकर अज्ञे हमारे सामने आते हैं, एक परंपरा भंजक के रूप में, एक विद्रोही कलाकार के रूप में और एक नई आधुनिक चेतना को लेकर अज्ञे उपन्यास और कहानी के जगत में आते हैं। मित्रों, हिंदी उपन्यास के प्रथम दौर की, जैसा कि पुजारी जी ने कहा, सबसे बड़ी उपलब्धि गोदान है और उसके बाद दूसरे दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि है अज्ञे के उपन्यास, विशेष रूप से शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। जैसा कि मैंने कहा, शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित है और ये उपन्यास 1940 में प्रकाशित होता है। इसके 11 साल के बाद नदी के द्वीप 1951 में सामने आता है और अंत में अपने अपने अजनबी 1963 में प्रकाशित होता है। आप देखेंगे कि उपन्यास लिखने में अज्ञे को कोई उतावल नहीं है। जी जी। जो कुछ लिखा उन्होंने तराश कर लिखा, सोच कर लिखा और इसलिए 10-11 वर्ष का समय कम नहीं होता है। एक रचना 11 वर्ष के मंथन के बाद, परिमार्जन के बाद हमारे सामने आती है। अज्ञे के तीनों उपन्यासों में 3 अलग अलग शैलियाँ हैं, 3 अलग अलग प्रकार के विचार हैं, दर्शन हैं। अज्ञे मनोवैज्ञानिक शैली को लेकर आए, पात्रों के अंतर्मन में प्रवेश करके और अंतर्मन की अतल गहराइयों में जो मनोव्यापार चल रहे हैं, जो चिंतन चल रहा है, उसको लेकर अज्ञे हमारे सामने आते हैं। और आप देखिए कि उनका पहला उपन्यास शेखर एक जीवनी, वह एक मनोवैज्ञानिक भूमिका के साथ हमारे सामने आता है। अज्ञे जी ने इस उपन्यास की परिकल्पना 3 भागों में की थी, लेकिन वे 2 ही भाग प्रकाशित कर पाए। तीसरा भाग उन्होंने लिखा, शायद तीसरे भाग में शेखर की फांसी की घटना उसमें निरूपित हुई होगी, लेकिन तीसरा भाग अप्रकाशित रहा। लेकिन ये 2 भाग ये अपूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्णता के द्योतक माने जा सकते हैं। लेखक ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार किया कि मुझे तीसरा भाग जो है वो प्रकाशित नहीं करना था। ये एक लेखक की ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। शेखर एक जीवनी कथा विन्यास की दृष्टि से एक बहुत ही सुगठित उपन्यास है। शेखर जो इस उपन्यास का नायक है जी। और वर्तमान के एक बिंदु पर खड़ा होकर अपने अतीत का अवलोकन कर रहा है, अपने अतीत के पर विहंगावलोकन कर रहा है। और केवल एक रात जी। शेखर को फांसी होने वाली है, क्रांतिकारी शेखर को, विद्रोही शेखर को, और फांसी की अगली रात वह उस मृत्यु, संभवित मृत्यु, आसन्न मृत्यु के बारे में सोच रहा है। एक रात का समय, एक छोटे से कालखंड में शेखर एक वृहद चेतना को हमारे सामने लेकर आता है, एक लंबी जिंदगी की यात्रा को हमारे सामने लेकर आता है। समय का खंड ही छोटा नहीं, एक छोटी सी काल कोठरी, स्थल भी जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन शेखर का अनुभव विश्व, उसका अनुभव जगत, उसके अनुभव की यात्रा बहुत लंबी है। इस दृष्टि से इससे पहले शायद ही कोई उपन्यास ऐसा लिखा गया हो कि एक सीमित कालखंड में एक बड़े वृहद जीवन का जो विस्तार है वो कोई लेखक प्रस्तुत कर सका हो। इस दृष्टि से ये पहला ही उपन्यास अज्ञे जी का अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। पूरे उपन्यास की योजना की बात करें तो समग्र उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में उत्थान शीर्षक है और
प्रवेश के अलावा 4 खंड हैं उसमें, प्रवेश और बाद में 4 खंड। दूसरा भाग है संघर्ष और उसमें भी 4 अलग अलग खंड हैं। प्रवेश खंड इस वृहत कथा का मानो प्रवेश द्वार है। यहाँ से अज्ञे की जिंदगी की कथा की शुरुआत होती है, जिसमें ये कथानायक शेखर फांसी को लेकर चिंतन कर रहा है। भयभीत नहीं है, लेकिन फांसी से पहले उसने अपना जीवन कैसे जिया, किस रूप में जिया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इसको पूरी ईमानदारी के साथ वो प्रस्तुत करना चाहता है। क्रांतिकारी शेखर, विद्रोही शेखर आसन्न मृत्यु की छाया में अपने अतीत की उपलब्धियों का अवलोकन, प्रत्यावलोकन कर रहा है। मित्रों, शेखर कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। कथानायक के बारे में जो हमारा जो पहले का कंसेप्ट था न कि नायक जो है वो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, अज्ञे जी ने उस कंसेप्ट को भी तोड़ा है। तो शेखर बहुत बड़ा आदमी नहीं है और बहुत अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन ईमानदार अवश्य है। यह ईमानदारी जो अज्ञे में है वह उनके नायक के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। ये शेखर मानवता के संचित प्रकाश में, अपने अनुभवों के समग्र प्रकाश में बड़ी ईमानदारी से अपने आप को पहचानने की, अपने आप को समझने की, अपने आप को परखने की कोशिश कर रहा है। कहाँ से मिली ये दृष्टि शेखर को, अपने आप को पहचानने की दृष्टि? तो उसका उत्तर होगा आसन्न मृत्यु की जो पीड़ा है या संभवित मृत्यु की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसने शेखर को ये दृष्टि प्रदान की है। अज्ञे जी एक जगह साफ लिखते हैं और ये उनका बड़ा ही मार्मिक कथन है कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है।